हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। फाइनली राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के सभी विषयों के जो मॉडल पेपर हैं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए वो फाइनली जारी कर दिए गए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान साइंस का मॉडल पेपर हल सहित देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में विज्ञान साइंस का पूरा पेपर आने वाला है। अगर आपको साइंस के पेपर में तहलका मचाना है, अगर आपको साइंस के पेपर में पूरे 80 नंबर फोड़ने हैं तो ये पूरा मॉडल पेपर आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से आपको तैयार करना है और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में साइंस पेपर की आपको तैयारी करनी है। और इससे पहले मैंने राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के सभी विषयों के जो मॉडल पेपर है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उन सब्जेक्ट के मॉडल पेपर हल सहित नहीं देखे हैं तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान साइंस का जो मॉडल पेपर है वो हल सहित मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और बोर्ड एग्जाम 2026 में साइंस का पेपर है वो इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आएगा और इस मॉडल पेपर से भी काफी क्वेश्चंस है वो आपको आपके पेपर में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो माध्यमिक परीक्षा 2026 नमूना प्रश्न पत्र है, ये आपके मॉडल पेपर है विज्ञान का और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपके 2026 में साइंस का पेपर होने वाला है। आपको टाइमिंग है, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। पूर्णांक आप देख सकते हैं 80 नंबर का पेपर है वो आपके होने वाला है। आपको सामान्य अनुदेश दे रखे हैं, निर्देश दे रखे हैं कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ में लिखें। तो इन सभी दिशा निर्देशों को आपको फॉलो करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सबसे पहले खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए दिया गया है और सेक्शन ए के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस हैं और इसमें टोटल 18 जो प्रश्न हैं वो आपको मल्टीपल चॉइस मिलेंगे। निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ए ऑप्शन में दे रखा है Ca कोष्टक OH का होल ट्वाइस, बे ऑप्शन में है CO2, से ऑप्शन में आपके CaCO3 और दे ऑप्शन में है आपके CaO। तो इसका सही उत्तर होगा आपके CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको क्या कहा जाता है? संगमरमर कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? से ऑप्शन होगा। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है यहाँ पर कि लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर आपको निशान लगाना है। तो ए ऑप्शन में है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, बे ऑप्शन में है क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, से ऑप्शन में है कोई अभिक्रिया नहीं होती और दे ऑप्शन में है आयरन लवण और जल बनता है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इसमें सही उत्तर आपका ए ऑप्शन होगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न दे रखा है आपको, तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि कोई धातु है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, वह यौगिक जल में क्या है? विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? तो ए ऑप्शन में है कैल्शियम, बे ऑप्शन में है कार्बन, से ऑप्शन में है सिलिकॉन और दे ऑप्शन में है लोहा। तो वह तत्व कौन सा हो सकता है? कैल्शियम हो सकता है जिसका प्रतीक होता है Ca, यानी ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका क्या होगा? करेक्ट होगा, सही होगा। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न दे रखा है आपको कि धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो ए ऑप्शन में है जिंक, बे ऑप्शन में है पोटेशियम, से ऑप्शन में है गोल्ड और दे ऑप्शन में है कॉपर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपके बे ऑप्शन होगा यानी पोटेशियम। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके यहाँ पर 5वां प्रश्न दे रखा है आपको कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। एथेन का आणविक सूत्र क्या है? C2H6 है। इसमें कितने सहसंयोजक आबंध हैं? तो ये आपको पूछे हैं। तो ए ऑप्शन में है कि 6 सहसंयोजक
आबंध है, ब ऑप्शन में है 7 सहसंयोजक आबंध है, 7 में 6 में दे रखा है 8 सहसंयोजक आबंध है और 9 में दे रखा है द में दे रखा है 9 सहसंयोजक आबंध है। तो देखिए एथेन है C2H6, इसमें कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, तो ये आपको संरचना बनानी होगी इसकी, यानी कार्बन है कितने हैं 2 और हाइड्रोजन की संख्या है वो कितनी है 6 है। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब आपको ये जो आबंध है ये आपको काउंट करने हैं, 1 और ये आपका कितना हो गया 2, ये आपका हो गया 3, ये आपका हो गया 4, ये 5 और ये 6 और ये 7। तो कितने आबंध है 7 हैं, तो इसमें ब ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट होगा। उसके बाद में देखिए छठा प्रश्न है, इसमें आपको बेंजीन की संरचना पूछी है। तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है आपके C6H6। ओके, तो इसकी जो संरचना है वो कौन सी है, तो इसमें ए वाला जो विकल्प है ए ऑप्शन है वो आपका क्या होगा करेक्ट होगा। तो ए ऑप्शन में जो संरचना है वो बेंजीन की संरचना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपको दे रखा है यहाँ पर 7वां प्रश्न है कि परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में क्या होते हैं, ए ऑप्शन में है बाह्य दल, ब ऑप्शन में है अंडाशय, स ऑप्शन में अंडप और द ऑप्शन में परागकण। तो परागकोश में क्या होते हैं परागकण होते हैं, तो द ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके 8वां प्रश्न दे रखा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है, ए ऑप्शन में अमीबा में, ब ऑप्शन ईस्ट में, स ऑप्शन प्लेज्मोडियम में और द ऑप्शन लेशमानिया में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ईस्ट में होगा, यानी अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा किस में होगा ईस्ट में। तो इसमें ब ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट होगा। और 9वां प्रश्न है आपके मस्तिष्क है वो उत्तरदायी है। तो ए ऑप्शन में है सोचने के लिए, ब ऑप्शन में हृदय स्पंदन के लिए, स ऑप्शन में है शरीर का संतुलन बनाने के लिए और द ऑप्शन में है उपरोक्त सभी। तो मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, तो इसमें द ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट होगा सही होगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 10 आपको दे रखा है यहाँ पर कि रासायनिक समन्वय देखा जाता है। तो रासायनिक समन्वय है वो देखा जाता है किन में, ए ऑप्शन में पादप में, ब ऑप्शन जंतु में, स ऑप्शन पादप और जंतु में, द ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा पादप और जंतु में, यानी स वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है कि सामान्य दृष्टि के वेशक के सुस्पष्ट दर्शन की जो अल्पतम दूरी है न्यूनतम दूरी है वो लगभग कितनी होती है। तो ए ऑप्शन में 25 मीटर, ब ऑप्शन में 2.5 मीटर, स ऑप्शन में 25 सेंटीमीटर और द ऑप्शन में 2 मीटर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 25 सेंटीमीटर। ओके, अल्पतम दूरी है वो कितनी होती है आपके 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी है वो क्या होती है आपके अनंत होती है इनफिनाइट। ओके, उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके 12वां प्रश्न है श्वेत प्रकाश में रंग यानी वर्ण वो पाए जाते हैं। तो ए ऑप्शन में है 7, ब ऑप्शन में 4, स ऑप्शन में 3 और द ऑप्शन में 8। तो श्वेत प्रकाश है उसमें रंग है वर्ण है वो कितने वर्ण पाए जाते हैं 7 पाए जाते हैं। उनका जो क्रम है वो ये होता है VIBGYOR। आप इनको काउंट कर सकते हैं 1 2 उसके बाद में 3 4 5 6 7 यानी 7 वर्ण पाए जाते हैं। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 कि कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो इसमें देखिए IR² यानी ब वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, यानी 13वां जो प्रश्न है प्यारे बच्चों उसमें ब ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 14, इसमें आपको प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस का जो यूनिट है प्रतिरोध का जो मात्रक वो पूछा है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा ओम होगा। तो इसमें ए जो ऑप्शन है वो आपका क्या होगा करेक्ट होगा सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 आपको दे रखा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र वो कैसा होगा। तो सभी बिंदुओं पर क्या होगा समान होता है, यानी किसी विद्युत धारावाही सीधी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है वो सभी पॉइंट पर क्या होता है बराबर होता है, सभी बिंदुओं पर क्या होता है समान होता है। तो इसमें द ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट होगा सही होगा। प्रश्न संख्या 16 आपको दे रखा है कि चित्रानुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या है। तो ए ऑप्शन में दाईं ओर, ब ऑप्शन में बाईं ओर, स ऑप्शन है आपके कागज के बाहर की ओर और द ऑप्शन है कागज के भीतर की ओर।
तो यहाँ पर द ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 17 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए घास, बकरी और मानव, यानी ब ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, सही होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है, प्रश्न संख्या 18 है आपके, निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। तो ए ऑप्शन में है घास, पुष्प, चमड़ा, बे ऑप्शन में है घास, लकड़ी, प्लास्टिक, स ऑप्शन में है फलों के छिलके, केक और नींबू का रस, और द ऑप्शन है केक, लकड़ी और घास। तो केक, लकड़ी और घास ये क्या है, इसमें केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। तो द ऑप्शन आपका क्या होगा, द वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। यानी टोटल 18 प्रश्न आपके साइंस के पेपर में आपके MCQs आने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस आने वाले हैं। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि शुद्ध जल के pH का मान कितना होता है। तो शुद्ध जल के pH का मान होता है बच्चों 7। तो पहला जो रिक्त स्थान है उसमें आपको 7 लिखना है। उसके बाद में दूसरा है अम्ल और धातु अभिक्रिया करके लवण और H2 का निर्माण करते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन गैस। ओके, अम्ल और धातु अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। तो दूसरे रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है, हाइड्रोजन गैस लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, हाइड्रोजन गैस लिखना है, हाइड्रोजन गैस। उसके बाद में देखिए तीसरा है आपके ATP का पूरा नाम। तो ATP का पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राईफास्फेट। ये आप लिख लो, ये आप साथ साथ में लिख लेना, एडेनोसिन ट्राईफास्फेट, एडेनोसिन और ट्राईफास्फेट ये नाम आपको लिखना है। ओके, उसके बाद में देखिए अगला है आपके, ये आपको अभिक्रिया दे रखी है, इसमें यहाँ पर क्या आएगा, इस पर हमें रिक्त स्थान दिया गया है। तो इसमें ग्लूकोज आएगा C6H12O6, ये आपको फिल करना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके पांचवा है, आनुवंशिकता के जनक कौन है, ग्रेगर मेंडल हैं। कौन है बच्चों, ग्रेगर मेंडल। तो इसमें ग्रेगर मेंडल आपको लिखना है, ग्रेगर जॉन मेंडल लिखना है। और अगला है आपके यहाँ पर, जैसे प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं। तो किस प्रकार के प्राणी अपना लिंग है वो बदल सकते हैं। तो इसमें आएगा आपके घोंगे। ओके, यानी घोंगे जैसे जो प्राणी हैं वो अपना लिंग है वो बदल सकते हैं, वो अपना लिंग बदल सकते हैं। उसके बाद में देखिए अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। तो यहाँ पर निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में या एक पंक्ति में देने हैं। इसमें टोटल 12 आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आप लिख लेना, साथ साथ में मैं बता रहा हूँ आपको कि दो या दो से अधिक क्रियाकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा है आपके कि H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो H+ यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का प्रभाव उसकी अम्लीयता और क्षारीयता पर पड़ता है। H+ आयन की सांद्रता का प्रभाव है वो उसकी अम्लीयता और क्षारीयता पर पड़ता है। यदि H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है, यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है तो वह विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। और यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। ये आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न आपको पूछा गया है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। तो इसमें उभयधर्मी ऑक्साइड की आपको परिभाषा बतानी है कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि मानव में लैंगिक हार्मोन के नाम। तो मानव में लैंगिक हार्मोन कौन कौन से हैं। एक तो है आपके टेस्टोस्टेरोन, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लिख लेना टेस्टोस्टेरोन, नाम आपको सही लिखना है, टेस्टोस्टेरोन। एक हार्मोन तो ये है आपके, ये लिख लो। और दूसरा है आपके एस्ट्रोजन, दूसरा हार्मोन कौन सा है आपके, एस्ट्रोजन। ओके, एस्ट्रोजन। और एक और है आपके प्रोजेस्टेरोन, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं प्रोजेस्टेरोन,
प्रोजेस्टेरोन, ओके, प्रोजेस्टेरोन। और अब देखिए यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन है वो आपके नर हार्मोन है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है ये आपके मादा हार्मोन है। उसके बाद में देखिए 5वां प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तो आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, तो इसका उत्तर लिख सकते हैं आप कि आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए दी जाती है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, जो गलगंड रोग होता है, घेंगा रोग होता है, गोइटर रोग होता है, तो ऐसी बीमारियां रोकने के लिए आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह है वो दी जाती है। उसके बाद में देखिए 6ठा प्रश्न है, मानव में लिंग निर्धारण का चित्र बनाइए। तो मानव में लिंग निर्धारण का जो चित्र है, जो डायग्राम है, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको बनाना है। उसके बाद में 7वां प्रश्न है आपके, आनुवंशिकता किसे कहते हैं। तो इसमें आनुवंशिकता की परिभाषा आपको बतानी है। तो आनुवंशिकता की परिभाषा क्या होगी कि प्राणियों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचने वाले पूर्वजों के लक्षणों और गुणों को आनुवंशिकता कहते हैं। प्राणियों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचने वाले पूर्वजों के लक्षणों और गुणों को क्या कहा जाता है, आनुवंशिकता कहा जाता है। उसके बाद में देखिए 8वां प्रश्न है, इसमें लेंस और दर्पण सूत्र आपको बताना है। तो सबसे पहले लेंस का सूत्र क्या होगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये सूत्र किसका है बच्चों, आपके लेंस का सूत्र है। और दर्पण का सूत्र क्या होगा, यहाँ पर प्लस कर देंगे तो दर्पण का सूत्र बन जाएगा। उसके बाद में है लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो लेंस की क्षमता की परिभाषा क्या होगी, आप लिख लो कि किसी लेंस के द्वारा उस पर पड़ने वाले प्रकाश को मोड़ने की क्षमता, किसी लेंस द्वारा उस पर पड़ने वाले प्रकाश को मोड़ने की क्षमता, जो क्षमता है वो लेंस की क्षमता कहलाएगी। 10वां प्रश्न है, विद्युत परिपथ और साधियंत्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले एक सुरक्षा उपाय का नाम। तो एक सुरक्षा उपाय का नाम आपको लिखना है फ्यूज। क्या लिखना है बच्चों, फ्यूज। और अगला है आपके MRI का पूरा नाम। तो MRI का पूरा नाम होता है आपके मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ओके, जिसको हिंदी में चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन कहा जाता है। मैं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना, MEGNETIC, ओके, यानी M से बनेगा मैग्नेटिक और R से बनेगा आपके RESONANCE, ओके, और यहाँ I से बनेगा आपके इमेजिंग। ये आप लिख लेना अपनी कॉपी में, ओके। और हिंदी में इसको कहा जाता है चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। उसके बाद में देखिए लास्ट है आपकी, अगला क्वेश्चन है, पोषी स्तर किसे कहते हैं। तो पोषी स्तर की परिभाषा लिख लो आप कि किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों या स्तरों को पोषी स्तर कहा जाता है। किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों या स्तरों को क्या कहा जाता है, पोषी स्तर कहा जाता है। उसके बाद में सेक्शन बी आपको दे रखा है। सेक्शन बी के अंदर आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 नंबर के प्रश्न है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। एक तरीका आपके पेंट करके, दूसरा आपके जस्ते की परत चढ़ाकर और ग्रिज लगाकर भी हो सकता है। 5वां है साइक्लोपेंटेन का सूत्र लिखना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो आपको बनानी है। उसके बाद में 6ठा प्रश्न है आपके, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा और कहाँ से प्राप्त करता है। और 7वां प्रश्न है, पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार का होता है। जो पेड़ पौधे हैं उनमें प्रकाशानुवर्तन वो किस टाइप का होता है। 8वां है, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है। और 9वां प्रश्न है, उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। तो इसमें आपको उत्तल दर्पण है उसके 2 उपयोग बताने हैं। प्रश्न संख्या 10 है कि जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है, यह आपको बताना है। और 11वां प्रश्न है, 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। 12वां प्रश्न है, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। और 13वां प्रश्न है, एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आरेख चित्र बनाइए। तो एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आरेख चित्र बनाना है। उसके बाद में सेक्शन सी है आपके, जिसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं, यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं। तो प्रश्न संख्या 14 है कि निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो इसमें बच्चों आपको 2 समीकरण दे रखे हैं, दोनों को आपको क्या करना है, संतुलित करना है। और इसके अथवा में भी दिया गया है प्रश्न, यहाँ पर
ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा लिखकर एक एक उदाहरण लिखना है। ओके, और उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 दे रखा है, मिसेल के निर्माण व प्रक्रिया को चित्र द्वारा समझाइए। तो मिसेल के निर्माण और प्रक्रिया उसको चित्र के द्वारा समझाना है। अथवा में प्रश्न है, संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिक्रिया लिखिए। और दूसरा प्रश्न है, ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 है कि नर जनन तंत्र का चित्र बनाइए और इसके विभिन्न भागों को समझाइए। अथवा में प्रश्न है आपके मादा जनन तंत्र का चित्र बनाइए और इसके विभिन्न भागों को समझाइए। उसके बाद में प्रश्न संख्या 17 है आपके, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से कितनी धारा लेगा। और दूसरा है, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है और यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट के स्रोत से कितनी धारा लेगा। उसके बाद में अथवा में प्रश्न दे रखा है, चित्र के परिपथ आरेख में मान लीजिए प्रतिरोधक R1, R2, R3 के मान क्रम से 5 ओम, 10 ओम, 13 ओम है और इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा का मान। दूसरा है, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा का मान, यह आपको ज्ञात करना है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं। और उसके बाद में देखिए खंड द है आपके, सेक्शन डी है और इसमें आपको निम्नात्मक प्रश्न दिए गए हैं। तो 18वां प्रश्न है, गवाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। बेकिंग सोडे का सूत्र लिखिए और बताइए कि ताज़ा दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है। इसमें पहला प्रश्न है, इस दूध को दही बनाने में अधिक समय क्यों लगता है। दूसरा है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र लिखकर एक प्रमुख उपयोग आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए अथवा में प्रश्न दे रखा है कि निम्न में उपस्थित अम्ल का नाम लिखिए। तो एक तो है सिरका जिसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, दूसरा संतरा है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। और दूसरा है, इसमें अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं समझाइए। तीसरा है, कोई किसान खेत की मृदा में किस परिस्थिति में बिना भुजा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, भुजा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौंक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 19 है कि मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तीसरा प्रश्न है, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकलित किया गया है। अथवा में प्रश्न है, मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। दूसरा है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। तीसरा है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं, वो परिणाम आपको बताने हैं। प्रश्न संख्या 20 है कि कांच की आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन है, उसको समझाइए। दूसरा है, प्रकाश का अपवर्तन है, उसके नियम लिखिए। और तीसरा प्रश्न है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अथवा में प्रश्न है प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इनके प्रकार समझाइए। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को समझाना है। दूसरा है, अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। तीसरा है, आवर्धन किसे कहते हैं और गोलीय दर्पण के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सूत्र आपको लिखना है। तो साइंस का पूरा मॉडल पेपर मैंने आपको इस वीडियो के अंदर समझाया है। ऐसा ही मॉडल पेपर, इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग 2026 में आपके साइंस का पूरा पेपर आने वाला है। अगर आपको साइंस के पेपर में तहलका मचाना है, अगर साइंस के पेपर में आपको 2026 के पेपर में आपको पूरे 80 नंबर फोड़ने हैं, तो ये मॉडल पेपर आपको अच्छे से समझना है और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपको साइंस की तैयारी करनी है।